दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 पैरामीटर इन ट्रीटेड इन्फ्लुएंट विद द लिस्ट 2। मतलब क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। ये आपका दिया है, लिस्ट 1 में क्या दिया है, पैरामीटर इन द ट्रीटेड इफ्लुएंट दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में क्या दिया है, मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट दिया है किसका, डिस्पोजल इनटू द आइसलैंड इनलैंड सरफेस वाटर, यानी सरफेस वाटर में कितना मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट होता है, ये आपका लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। पहला आपका दिया है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना रखा जाता है, तो सरफेस वाटर में वो मैक्सिमम इसका जो परमिजिबल लिमिट होती है वो होता है आपका 2100 मतलब दूसरा वाला सही हो जाएगा। दूसरा आपका दिया हुआ है बी में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कितना होता है, तो इसका आपका चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा, 100 होता है। और बीओडी की मात्रा कितनी होती है, तो बीओडी के लिए करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, 30 होता है। और आयल एंड ग्रीस, आयल और ग्रीस के बारे में बात करें तो कितना होता है, 3rd हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें देखते हैं। पहले में आपका जो है, पहले का दूसरा हो जाएगा यानी 2100, और दूसरे का चौथा हो जाएगा, यानी पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, मतलब दूसरा और चौथा हो गया। और सी का आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी दूसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहले ऑप्शन का दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि IS 10,500 और 2012 ये कोड है आपका। ये कोड जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, यानी ड्रिंकिंग वाटर में कितना परमिजिबल लिमिट होनी चाहिए, इसका कोड आपका जो दिया है वो 10,500 2012 जो है कोड होता है इसका। तो इसमें दिया हुआ है कि एक तरफ पैरामीटर दिए गए हैं, एक तरफ जो है परमिजिबल लिमिट दिया गया है, एक तरफ मैक्सिमम लिमिट दी गई है। जैसे आपका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के केस में क्या होता है, ये एग्रीएबल होता है। और बी आपका दूसरा नंबर दिया है, तो टेस्ट दिया है, टेस्ट क्या होता है, यह भी एग्रीएबल होता है। पीएच वैल्यू दिया है, पीएच वैल्यू जो होता है वो परमिजिबल लिमिट उसकी कितनी होती है, 6.5 से 8.5 के बीच में रखी जाती है। अगला आपका दिया है टीडीएस, टीडीएस वही है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ये कितना होता है, ये 500 से 2000 होता है, यानी 500 परमिजिबल लिमिट होती है और 2000 क्या होती है, इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। आगे आपका हार्डनेस दिया गया है, हार्डनेस जो है वो कितना रखा जाता है, 200 से 600 रखा जाता है। और आपका एल्कलिनिटी दिया हुआ है, वो भी 200 से 600 के बीच में होती है। नाइट्रेट जो होता है वो 45 mg पर लीटर होता है। सल्फेट जो होता है आपका वो कितना होता है, वो 200 से 400 होता है mg पर लीटर में। क्लोराइड जो होता है वो कितना होता है, 1 से 1.5 होता है, या 1 to 1.5 होता है आपका। आगे क्या दिया है आपका, अगला दिया क्लोराइड। क्लोराइड जो होता है कितना होता है, 250 से 1000 के बीच में रखा जाता है। और टर्बिट्री जो होती है 5 से 10 होता है। आर्सेनिक जो होता है वो कितना रखा जाता है, 0.01 से 0.05 के बीच में होता है। कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर जो होता है वो 0.05 से 1.5 के बीच में होता है। और कैडमियम के बारे में बात करें, कैडमियम कितना होता है, 0.003 होता है। और क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम जो होता है 0.05 होता है। लेड के बारे में बात करें तो लेड जो होता है आपका 0.01 होता है। आयरन के बारे में बात करें तो आयरन जो होता है 0.3 होता है। जिंक जो होता है वो आपका कितना होता है, 5 mg पर लीटर रखा जाता है। और आपका जो है फेबल कोलीफार्म जो होता है ये 0 होता है, और इकोली भी जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर में 0 होता है। तो ये आपका सारणी दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विड्थ ऑफ द बाइलास्ट सेक्शन, क्या दिया है, विड्थ ऑफ द बाइलास्ट सेक्शन फॉर द ब्रॉड गेज, यानी ब्रॉड गेज के लिए जो बाइलास्ट सेक्शन होता है उसकी विड्थ कितनी रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3.3 मीटर होता है। कितना होता है, 3.3 मीटर रखा जाता है। तीसरा वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया डायमेंशन ऑफ द बाइलास्ट फॉर द डिफरेंट गेज आर गिवन बिलो, क्या है, मतलब दिया कि विभिन्न भिन्न गेज के बाइलास्ट के लिए जो डायमेंशन होता है वो एक सारणी दी गई है। सारणी में जो है दिया हुआ, जैसे आपका ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज के लिए जो एल आपका दिया है, एल आपका विड्थ है, और डी क्या है, डी आपका जो है डेप्थ दिया गया है। तो ब्रॉड गेज के लिए अगर विड्थ की बात करें कितना होता है, सेंटीमीटर में होता है 335, यानी 335 होता है आपका। बाकी डेप्थ जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 200 mm होती है। याद रखिएगा ये सेंटीमीटर में दिया है, ये आपका mm में दिया हुआ है। mg मतलब मीट्रिक गेज में कितना होता है, तो 230 सेंटीमीटर होता है इसकी विड्थ होती है। और जो डेप्थ होती है वो कितना होता है, 150 mm होता है। और नैरो गेज के बारे में बात करें तो नैरो गेज में कितना होता है आपका, 185 सेंटीमीटर जो होती है इसकी विड्थ होती है, और 150 mm में जो होता है आपका इसका डेप्थ होता है। बाकी यहाँ पे स्लोप दिया गया है, स्लोप कितना होता है, स्लोप 1 से लेकर 1.5 1 के बीच में रखा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेमेंट मिक्स डिजाइन मेथड, कह रहा है इसमें से कौन सा पेमेंट मिक्स डिजाइन मेथड होता है। तो पेमेंट मिक्स डिजाइन मेथड जो होता है कौन सा होता है, इसको मार्शल मेथड बोलते हैं। मार्शल मेथड जो होता है, मार्शल मेथड जो होता है वो पेमेंट मिक्स डिजाइन मेथड होता है। अब इसके बारे में एक तरफ देखिए टेस्ट प्रॉपर्टी दिया गया है, उसके बाद स्पेसिफाइड वैल्यू दी गई है, यानी एक तरफ टेस्ट की प्रॉपर्टी दी गई है, दूसरी तरफ उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू दी गई है। जैसे मार्शल स्टेबिलिटी जो होती है उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी रखी जाती है, तो इसकी मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू जो होती है वो 340 kg होती है। कितना होता है, 340 kg होता है। अगला आपका जो है टेस्ट दिया है कि फ्लो वैल्यू 0.25 mm यूनिट, क्या दिया कि फ्लो वैल्यू है 0.25 यूनिट mm यूनिट जो है, अगर ये टेस्ट दिया गया है तो इसके लिए स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी होती है, तो 8 से लेकर कितना होता है 17% होता है। आगे दिया परसेंटेज एयर वाइट्स इन द मिक्स, मिक्स में परसेंटेज एयर वाइट्स कितना रखा जाता है, तो 3 से 5% रखा जाता है। आगे दिया कि वाइट्स फील्ड विद द बिटवीन, यानी बिटवीन के साथ जो वाइट्स फील्ड होते हैं उनका परसेंटेज कितना होता है, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 75 से 80%, यानी 75 से 85% जो है रखा जाता है। क्या होता है ये आपका विटामिन जो वाइट्स में विटामिन फिल किए जाते हैं उसका होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है कि इन द लेवलिंग बिटवीन द पॉइंट 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पॉन्ड द लेवल इज फर्स्ट सेटअप नियर द पॉइंट ए एंड स्टॉप रीडिंग on A and B are 2.5 meter and 2.0 meter respectively. Then the label is moved and set near the point B. The staff reading on the point A and B are 1.2 meter and 1.7 meter respectively. Calculate the difference of the height between the 2 point A and B in the meter. मतलब ये है कि एक पॉइंट दिया गया है, ये आपका क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट के एक तरफ जो है एक पॉइंट ए है, दूसरी तरफ पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट के एक किनारे पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट पॉइंट के दूसरे किनारे पर भी है। कह रहा है कि सबसे पहले हम अपने लेबल को क्या करते हैं, ए वाले पॉइंट के पास में रखते हैं, उसके बाद रीडिंग पढ़ते हैं। जो ए वाले पॉइंट पर रीडिंग है वो कितना है 2.5 मीटर है और बी वाले पॉइंट पर रीडिंग कितना है 2.0 मीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है अब लेबल को उठाकर हम क्या कहाँ रखते हैं, पॉइंट बी पर रखते हैं। तो पॉइंट बी की तरफ रखने पर लेबल को वहाँ से जो रीडिंग पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर जो ए पॉइंट की रीडिंग आती है वो कितनी आती है 1.2 मीटर आती है और बी पॉइंट पर रीडिंग कितनी आती है 1.7 मीटर आती है। तो बता रहा है, मतलब पूछ रहा क्या रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी, यानी 2 पॉइंट ए और बी के बीच की हाइट में जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देख लेते हैं। दिया है एन ए, एन ए क्या होता है, एन ए जो है ये स्टाफ रीडिंग है एट द ए व्हेन द लेबल इज सेटअप नियर द ए, यानी जब लेबल को ए पर सेट करते हैं तो उस समय जो उसकी स्टाफ की रीडिंग आती है उसको उसने एन ए मान लिया है। एफ ए क्या है, एफ ए जो है आपका जब ए पर ही सेट होता है इंस्ट्रूमेंट तो वहाँ पर जो है बी पे जो रीडिंग मिल जाती है वो एफ ए है। एन बी क्या होता है, एन बी जो होता है जब हम इंस्ट्रूमेंट को बी की तरफ सेट करते हैं तो बी पर जो रीडिंग होती है उसको एन बी बोल दिया है। एन एफ बी क्या होता है, एफ बी जो होता है बी की तरफ जब हम इंस्ट्रूमेंट को सेट किए हैं वहाँ से ए की रीडिंग है आपका एफ बी। तो ये सबकी वैल्यू अलग अलग दे दिया हुआ है। दरअसल ये जो आपका जो सर्वे होता है ये लेबलिंग होती है, इस लेबलिंग क्या कहते हैं, इस लेबलिंग को डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग कहते हैं। तो ये डिफरेंशियल लेबलिंग का जो है एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है टोटल एलिवेशन डिफरेंस क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 NA माइनस FA प्लस FB माइनस NB, ठीक है। तो इस पर हल कर लेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी डिफरेंस बिटवीन द हाइट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है कितना आ जाएगा वो करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द इंक्लाइनेशन ऑफ द फेल्योर प्लेन बिहाइंड ए वर्टिकल वॉल इन द पैसिव प्रेशर केस इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट। क्या दिया है, कह रहा है कि इंक्लाइनेशन ऑफ द फेल्योर प्लेन का जो इंक्लाइनेशन होता है बिहाइंड ए वर्टिकल वॉल, किसी वर्टिकल वॉल के पीछे इन द पैसिव प्रेशर केस में इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 5/2 होता है। क्या होता है 45 डिग्री माइनस 5/2 होता है, फोर्थ वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होता है, इसको केपी से डिनोट करते हैं। केपी बराबर होता है 1 माइनस साइन 5 अपान 1 प्लस साइन 5 अपान 1 माइनस साइन 5 का स्क्वायर होता है। क्या होता है 1 प्लस साइन 5 अपान 1 माइनस साइन 5 का स्क्वायर होता है, जिसको अगर आगे हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है। क्या होता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 होता है। आगे दिया कि एंगल विच द फेल्योर प्लेन मेक विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज इक्वल, कितना इक्वल होता है 45 प्लस 5/2 होता है। कह रहा है कि
जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन पर जो है एंगल होता है वो कितना होता है फेल्योर प्लेन के साथ में, वो 45 + 5/2 होता है। फिर कह रहा है कि एज द मेजर प्रिंसिपल प्लेन इज वर्टिकल, जब मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो होता है वो क्या होता है वर्टिकल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो कह रहा है कि फेल्योर प्लेन मेक एन एंगल, जो फेल्योर प्लेन होता है वो एंगल बनाता है, कितना बनाता है 45 - 5/2 होता है, 45 - 5/2 होता है विद द हॉरिजॉन्टल के साथ में। इसी क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं माइनर प्रिंसिपल प्लेन। क्या कहते हैं इसको, इसी को माइनर प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच शेप्ड लाइन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए रिज। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा शेप ऐसा है जो रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो रिज को रिप्रेजेंट करने वाला जो है शेप कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, यू शेप्ड होता है। यू शेप जो होता है वो रिज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक आपका दिया है नेचर ऑफ द कंटूर लाइंस, आगे दिया है प्लेस। ठीक है, तो कंटूर लाइन का नेचर दिया गया है, एक तरफ प्लेस दिया गया है। पहला दिया है कि अप्रॉक्सीमेटली कंसेंट्रिक क्लोज्ड विद द डिक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड द सेंटर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू जो है वो सेंटर की तरफ जाते समय अगर वो डिक्रीज कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पॉइंट कहा जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली कंसेंट्रिक क्लोज्ड कंटूर विद इंक्रीजिंग वैल्यू टुवर्ड द सेंटर, यानी सेंटर की ओर जाने पर वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हिल कहते हैं। आगे दिया कि वी शेप्ड कंटूर्स विथ कन्वेक्सिटी टुवर्ड द हायर ग्राउंड, यानी हायर ग्राउंड की तरफ जो है अगर वी शेप्ड कंटूर मिलता है तो उसको कहते हैं, उसको वैली कहते हैं। और यू शेप मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको रिज कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था, रिज पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर आर एज फॉलो, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कंटूर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं। इससे पहले आपका दिया हिल। हिल मतलब क्या हुआ कि अंदर की तरफ जाने पर अगर कंटूर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ रही होती है तो उसे कहते हैं, उसे पहाड़ी कहते हैं या हिल कहते हैं। और अंदर की तरफ जाने पर घट रही होती है तो उसे पॉइंट कहते हैं या घाटी कहते हैं। अब रिज दिया हुआ है तो रिज क्या होता है, रिज जो होता है वो यू शेप को डिनोट करता है और वैल्यू जो होता है वो वी शेप को डिनोट करता है। बाकी अगर यू शेप और वी शेप अगर दोनों जहाँ पर मिक्स मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सैडल कहा जाता है। इधर आपका ओवर हैंगिंग क्लिप दिया हुआ है और उसके कंटूर्स दिए गए हैं, और ये वर्टिकल क्लिप दिया गया है और उसके कंटूर दिए गए हैं। तो ये फिगर है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। कह रहा है कि सिंपल बेंडिंग की जो थ्योरी होती है उसमें से कौन सा एजम्पशन इसमें नहीं है। पहला दिया, कह रहा है कि द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, यानी जो बीम का जो मटेरियल होता है वो होमोजीनियस होता है और आइसोट्रोपिक होता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा आपका दिया कि द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट, बीम जो होती है शुरू में क्या होती है, स्ट्रेट होती है। एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर बेंड इन द सर्कुलर, जितने भी इसके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर आर्क में जो है बेंड होते हैं विथ ए कॉमन सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जिनका कॉमन सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है। आगे दिया कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज स्मॉल, ये गलत बात है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो स्मॉल नहीं होता, वो लार्ज होता है। तो कह रहा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल है एज द कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बीम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा दिया कि द बीम इज सब्जेक्टेड टू द प्योर बेंडिंग एंड इफेक्ट ऑफ शेयर इज नेग्लेक्टेड, तो ये भी आपका सही है। पूछा क्या है, एजम्पशन कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं आगे दिया है। कह रहा है कि फॉलोइंग आर एजम्पशंस मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, यानी सिंपल बेंडिंग के कौन कौन से एजम्पशन होते हैं यहाँ पर दिए गए हैं। पहला आपका दिया है, कह रहा है कि जो मटेरियल होता है किसका, बीम का, वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है और आइसोट्रोपिक होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दिया कि जो बीम है वो शुरू में क्या होती है, स्ट्रेट होती है, इनिशियली स्ट्रेट होती है। एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो होते हैं वो बेंड करते हैं कैसे, इन द सर्कुलर आर्क के रूप में होते हैं विथ ए कॉमन सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जिनका कॉमन सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है। तीसरा आपका दिया कि द मेंबर्स हैव द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन, जो मेंबर होते हैं उसमें क्या होता है, सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन होता है। एंड आर सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो है बेंड होता है ये। चौथा आपका दिया कि जो बीम होता है सब्जेक्टेड होता है किससे, प्योर बेंडिंग से। और जो इफेक्ट ऑफ शेयर होता है, शेयर का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो निगलेक्ट किया जाता है। अगला दिया है, कह रहा है कि जो प्लेन सेक्शन है थ्रू ए बीम, किसी बीम से होकर जो प्लेन सेक्शन होता है, टेकन द नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द बीम रिमेन प्लेन आफ्टर द बीम इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग। और 6 नंबर दिया है आपका कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होता है। ये देखिए दिया है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो स्मॉल यहाँ पर दिया हुआ था, जो इसलिए आपका ये गलत हो गया था। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बीम, यानी बीम के डायमेंशन की तुलना में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, वो लार्ज रखा जाता है, ना कि स्मॉल होता है। तो ये आपके एजम्पशन दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है,
कह रहा है कि इन ए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, क्या दिया है, इन ए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट ऑफ कंक्रीट इफ द कंपैक्शन वैल्यू इज लेस देन 0.895 एंड ग्रेटर देन 0.85 द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कबिलिटी। कह रहा है कि अगर कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट आप कंक्रीट का जब हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं उसमें कंपैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0.95 से कम होती है और 0.85 से अधिक होती है, तो वो किस प्रकार की वर्कबिलिटी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मीडियम वर्कबिलिटी होती है। 3 वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो एक सारणी दिया गया है जिसमें वर्कबिलिटी दी गई है, आपको कंपैक्शन फैक्टर दिया गया है और इसमें स्लंप वैल्यू दी गई है। तो अगर कंपैक्शन फैक्टर का मान 0.78 से कम होता है तो वो लो वर्कबिलिटी कहलाती है, 0.78 से लेकर 0.85 के बीच में होता है तो वो लो वर्कबिलिटी कहलाती है, और आगे दिया है कि 0.85 से लेकर 0.95 के बीच में होता है तो मीडियम कहलाती है, और 0.95 से अधिक होता है तो क्या होता है, हाई कहलाता है। फिर से देखिए, कंपैक्शन फैक्टर का मान अगर 0.78 से जो है कम होता है तो वेरी लो कहलाता है, वेरी लो वर्कबिलिटी कहलाती है। 0.78 से लेकर 0.85 के बीच में होता है तो लो वर्कबिलिटी कहलाती है, 0.85 से 0.95 के बीच में होता है तो मीडियम वर्कबिलिटी कहलाती है, और 0.95 से अधिक होता है तो हाई वर्कबिलिटी कहलाती है। ये किस केस में होता है, ये कंपैक्शन फैक्टर के टेस्ट में होता है, कंपैक्शन फैक्टर के केस में होता है। अगर स्लंप वैल्यू के बारे में बात करें तो स्लंप वैल्यू अगर 0 से लेकर 25 के बीच में है तो वेरी लो वर्कबिलिटी कहलाएगी, 25 से 50 के बीच में है तो लो वर्कबिलिटी कहलाएगी, और 50 से 100 के बीच में है तो क्या कहलाएगा, मीडियम वर्कबिलिटी कहलाती है, और 100 से लेकर 175 के बीच में होता है तो हाई वर्कबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका सारणी दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लगातार आते रहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, कह रहा है कि द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट, क्या दिया है, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू, जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है किसका, एग्रीगेट का, वो रफली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एग्रीगेट, क्या होता है, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इन द एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट में जो पार्टिकल होते हैं उनके एवरेज साइज की क्या होता है, डायरेक्टली या रफली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपके आगे दिया है, कह रहा है कि जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है किसका, एग्रीगेट का, इज एन इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, मीन साइज ऑफ द पार्टिकल की मीन साइज को जो है इंडिकेट करता है। आगे दिया द कोर्सर ऑफ द पार्टिकल्स हायर द फाइनेस्ट मॉडुलस, जो पार्टिकल का अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो इसका क्या बोलते हैं, जिसके कण जो है कोर्स है, यानी कोर्स पार्टिकल हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो अधिक होता है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सैंड दिया गया है, उसके बाद फाइनेस्ट मॉडुलस दिया गया है, रेंज दिया गया है। जैसे फाइन सैंड है तो फाइन सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस कितना रखा जाता है, 2.2 से लेकर 2.6 के बीच में होता है। मीडियम सैंड का कितना होता है, 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में होता है। कोर्स सैंड का कितना होता है, तो 2.9 से लेकर 3.2 के बीच में होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, कह रहा है कि द नॉमिनल साइज ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक टाइल, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि नॉमिनल साइज, तो नॉमिनल साइज पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक टाइल का पूछा है। तो ब्रिक टाइल का, स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक टाइल का नॉमिनल साइज जो होता है कितना होता है, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। अब आपका दिया है कि नॉमिनल और एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रिक इज टेकन एज, यानी क्या दिया, एक तरफ टाइप ऑफ द ब्रिक दिया है, एक तरफ एक्चुअल साइज दिया गया है, एक तरफ जो है नॉमिनल साइज दिया गया है। अब स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक है, तो स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक का जो एक्चुअल साइज होता है कितना होता है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। अगर नॉमिनल साइज पूछा जाए कितना होता है, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। यह किसका होता है, ये स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक का होता है। अगर हम स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक टाइल के बारे में बात करें तो इसकी एक्चुअल साइज कितनी होती है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होता है। और अगर नॉमिनल साइज के बारे में बात करें तो कितना होता है, यह होता है आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो यहाँ पे टाइल है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते भी हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।